ठीक है, ये रूल कब आया था? कल तो एक पीडीएफ दिए हुए थे ना। ये जो मिनरल कंसेशन रूल 2016 आया हुआ है, कब आया है? मतलब गजट नोटिफिकेशन के थ्रू। March 4 2016 को आया हुआ है। ठीक है, गुड मॉर्निंग 8822। क्या नाम है? नाम तो नहीं पता। ठीक है, देख लो यहाँ, ये जो चैप्टर का नाम है ना, इसी से पता चल जाएगा कि कहाँ अप्लीकेबल है। मिनरल्स अदर देन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स, मतलब जो हम लोग एमएमडीआर पढ़े थे, ठीक है ना। एमएमडीआर में क्या था? शेड्यूल, 4 शेड्यूल था। फर्स्ट शेड्यूल का 3 पार्ट था ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए में क्या था? हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स था, जिसमें कोल और लिग्नाइट आ रहा था। पार्ट बी में क्या था? एटॉमिक मिनरल्स था ना। और सी में मेटेलिक मिनरल्स था। मेटेलिक है ना, मेटेलिक बनती। ठीक है, तो ये कहाँ लागू नहीं होगा? ये बोल रहा है कि एटॉमिक मिनरल जो हाइड्रोकार्बन जो मिनरल्स हो गया, एटॉमिक मिनरल हो गया, मतलब एमएमडीआर जो 1957 है, उसका शेड्यूल 1 में जो पार्ट है, पार्ट बी में जो मिनरल है, उस पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। उसको छोड़ के बाकी के लिए रूल बनाया गया है। ठीक है, ये एमएमडीआर था ना। है ना, पार्ट ये हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स, कोल लिग्नाइट, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये हो गया। और पार्ट बी एटॉमिक मिनरल्स पे, ये जो मिनरल कंसेशन रूल 2016 है ना, ये इस पे लागू नहीं होता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे इसका एग्जैक्ट देख लेते हैं कि अप्लीकेबिलिटी जो दिया हुआ है ना, क्या है यहाँ? दीज रूल्स, दीज रूल्स शेल अप्लाई टू ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट, अभी बताएं, शेड्यूल ए का पार्ट ए और पार्ट बी में जो मिनरल हुआ है उस पर लागू नहीं होगा। साथ में किसमें? माइनर मिनरल्स, उस पे लागू नहीं होगा। मतलब माइनर मिनरल हो गया। ध्यान रखना, जो तीनों एमएमडीआर, एमसीडीआर और एमसीआर 2016 पढ़ रहे हैं, तीनों का डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तीनों का तीनों क्वेश्चन आ जाए कहाँ अप्लीकेबल है, या 3 में से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, माइनर मिनरल पे लागू नहीं होगा। जो शेड्यूल 1 का पार्ट ए में जो मिनरल है उस पे लागू नहीं होगा, और पार्ट बी में जो मिनरल है उस पे लागू नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वीवीआई वाला है ये। इसलिए कल इसका फोटो खींच के तुम लोग को पहले ही हम सेंड कर दिए थे ग्रुप में। ठीक है ना, कि वहां वहां पे ये लागू रूल नहीं होगा। ठीक है ना, उसके लिए नहीं है। एक्ट मीन्स अगर कहीं भी जो डिफिनेशन दे रहा है एक्ट का, ठीक है ना, वो एक्ट का डिफिनेशन क्या होता है? एमएमडीआर। ठीक है ना, एमएमडीआर 1957। रुक जाओ यार, थोड़ा देख रहे, पेन सही से काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट।
अब ठीक है। ठीक है, कंपोजिट लाइसेंस से कहीं भी बात हो रहा है ना, कंपोजिट मतलब इसका मतलब क्या, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। मतलब एक बार में जो एप्लीकेशन दे रहा है, हाँ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पे लागू होगा, मतलब माइनर मिनरल पे। और शेड्यूल 1 में जो पार्ट ए पार्ट बी मिनरल है उस पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना, और बाकी सारे मिनरल पे ये लागू होगा। कंपोजिट लाइसेंस मतलब क्या, कि साथ में दो लाइसेंस मिक्स है, क्या क्या, एक प्रोस्पेक्टिंग के लिए परमिशन मतलब लाइसेंस, और दूसरा प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, दूसरा क्या हो गया माइनिंग लीज। ये दोनों अगर मिक्स रहेगा, अगर एक साथ एप्लीकेशन दे रहा है कि हमको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस भी चाहिए और माइनिंग लीज भी चाहिए, तो उस लाइसेंस उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट लाइसेंस। एमसीडीआर का तुम लोग जो बोल रहे हो, देख लो, एमसीडीआर कहाँ अप्लीकेबल है, ऑल मिनरल एक्सेप्ट, यहाँ क्या आ रहा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पे लागू नहीं होगा, कोल लिग्नाइट पे लागू नहीं होगा, सैंड अगर यूज हो रहा है स्टोइंग के लिए वहां पे लागू नहीं होगा, एटॉमिक मिनरल पे लागू नहीं होगा, माइनर मिनरल पे लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या, कोल लिग्नाइट आ रहा है, माइनर मिनरल आ रहा है, एटॉमिक मिनरल आ रहा है, ये तीन तो आ रहा है, लेकिन साथ में दो एक्स्ट्रा क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और सैंड फॉर जिसका यूज हो रहा है स्टोइंग पर्पस के लिए, वहां पे एमसीडीआर लागू नहीं हो रहा है। ये सब जगह पे एमसीडीआर लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। और एमएमडीआर कहाँ लागू हो रहा है, एमएमडीआर ऑल मिनरल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या था, मिनरल ऑयल्स, है ना। और मिनरल ऑयल्स के अंदर क्या आ रहा था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वहां भी था, है ना। उसका भी देख लो, तीनों ये जो डिफिनेशन जो है ना, तीनों में तीनों हो सकता है आ जाए या तीन में दो आ जाए, ये कंफर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, है ना, अब देखो, ये एमएमडीआर जो के एमएमडीआर के बारे में जो बता रहे हैं, इसका अप्लीकेबिलिटी नहीं दिया हुआ, एमएमडीआर है कि सभी में लागू होगा, ठीक है ना। जैसे माइंस एक्ट क्या होता है, माइंस एक्ट सब में लागू हो रहा है ना, तो उसी तरह एमएमडीआर एक तरीके से एक्ट बनाया गया है, वो सब में लागू होगा, ये डिफिनेशन है। मिनरल्स के अंदर क्या आता है, अगर पूछेगा मिनरल्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो मिनरल्स इंक्लूड ऑल मिनरल एक्सेप्ट मिनरल ऑयल्स, और मिनरल ऑयल्स के अंदर क्या आता है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ठीक है ना। इसका अप्लीकेबिलिटी नहीं है कहीं दिया हुआ है एमएमडीआर का, कि एमएमडीआर कहाँ अप्लीकेबल है कहाँ नहीं है, एमएमडीआर सभी जगह अप्लीकेबल है, ठीक है ना। वो एक तरीके से एक्ट हो गया है, कहीं भी माइनर मिनरल हो गया, नोटिफाइड मिनरल हो गया, शेड्यूल ए का मिनरल हो गया, शेड्यूल बी का मिनरल हो गया, शेड्यूल मतलब शेड्यूल 1 का पार्ट सी का मिनरल हो गया, कहीं भी हो गया, वो सभी जगह लागू होगा। यहाँ पे डिफिनेशन रटना है ये वाला, कि मिनरल्स का डिफिनेशन क्या होता है, ऑल मिनरल एक्सेप्ट मिनरल ऑयल्स, और मिनरल ऑयल्स मतलब क्या, उसके अंदर क्या आता है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम आता है, ठीक है। तो ये तीन डिफिनेशन हुआ है, ठीक है, तीनों क्लियर है ना। एमएमडीआर का एप्लीकेबिलिटी का नहीं है, एमएमडीआर है कि सभी जगह लागू होगा। इसमें डिफिनेशन जो दिया हुआ है मिनरल्स का वो इम्पोर्टेंट है, जो भी बताएं, ठीक है। और हाँ, और एप्लीकेबिलिटी कहाँ का है, एमसीडीआर में दिया हुआ है और एमसीआर में दिया हुआ है, कि कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, एमसीआर कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, किस पे अप्लीकेबल नहीं है एमसीआर, माइनर मिनरल पे नहीं है, और शेड्यूल
वन के पार्ट ए और पार्ट बी के मिनरल पे ये अप्लीकेबल नहीं है, पार्ट ए पार्ट बी पे। ठीक है, ये एमसीआर हो गया। एमसीडीआर क्या हो गया, ये सब में तो अप्लीकेबल नहीं ही है। साथ में पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और प्लस सैंड अगर यूज कर रहे हैं सैंड स्टोरिंग के लिए, तो वहां पे भी एमसीडीआर जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेलवे और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिफिनेशन दिया हुआ वो क्या है, और जो इंडियन रेलवेज एक्ट है 1989 में जो डिफिनेशन दिया गया है, वही डिफिनेशन यहाँ पे कंसिडर करना है। इस एमसीआर में, मिनरल कंसेशन रूल 2016 में, इंडियन रेलवेज एक्ट के 1989 के तहत जो डिफिनेशन दिया गया है रेलवे और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का, वही यहाँ पे कंसीडर करना है। जिस तरीके से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कहीं बोलता है ना, तो 1986 कंसीडर करते हैं ना, उसी तरीके से ये है। ठीक है ना, एक रेलवे एक्ट 1986 है वो। रन ऑफ माइन क्या होता है, जैसे होता था ना कि हम लोग पढ़ते थे कि हाँ साइज ऑफ जो कोल होता था, स्टीम कोल होता है, स्लेग कोल होता है, रबल कोल होता है ना, आरओएम होता है। आरओएम मतलब क्या, जो माइन से जो कोयला निकल रहा है ना, उसी को बोला जाता है रन ऑफ माइन। मतलब कि माइन से कोयला निकाल के अगर कहीं डिस्पैच कर दे रहे हैं, तो बोलेंगे कि वो जो डिस्पैच हुआ है वो रन ऑफ माइन कोल का हुआ है। मतलब क्या, कि अनक्रस्ड को, मतलब उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं किया गया, माइन से निकाला गया है और सीधा उसका ट्रांसपोर्टिंग कर दिया गया है। मतलब क्या मीन्स, द रो अनप्रोसेस्ड और अनक्रस्ड मटेरियल इन इट्स नेचुरल स्टेट ऑब्टेन्ड आफ्टर ब्लास्टिंग और डिगिंग। रेलवे एक्ट 1989 है यार, कहाँ हम लिखे हैं, अभी कुछ लिखे थे ना। ना ना, 1990 पढ़े हो नहीं, ये 1989 के तहत जो डिफिनेशन दिया गया है उसी कंसिडर करना है। यहाँ जो दिया है वो तुम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट तुम्हें, इसलिए तुम बोल रहे हो ऐसा। ठीक है ना, रन ऑफ माइन मतलब क्या हो गया, अनप्रोसेस्ड और अनक्रस्ड मटेरियल। बताया ना कि माइन से निकला है उसी हालत में उसको कहीं ट्रांसपोर्टिंग कर दिया है। ट्रांसपोर्टिंग नहीं, मतलब जो माइन से निकल रहा है उसको कोयला को हम लोग बोलते हैं रन ऑफ माइन, ऑब्टेन्ड आफ्टर ब्लास्टिंग और डिगिंग फ्रॉम द मैकेनाइज्ड जोन ऑफ ए लीज एरिया। ठीक है, ये रन ऑफ माइन का डिफिनेशन हो गया। अब आता है क्या कि वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स, कि कहीं पे मान लो हम लोग माइनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, माइनिंग लीज मिल गया, अब हम लोग माइनिंग स्टार्ट करना है, तो हम लोग एस्टिमेट तो करते हैं ना कि कितना यहाँ पे डिपॉजिट है, डिपॉजिट में हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। ठीक है, और डिपॉजिट को जब एक्सट्रैक्शन करेंगे वो इन्वेस्टमेंट हो गया, और जब मार्केट में सेल करेंगे उसका सेल वैल्यू क्या होगा, ये सारा चीज कैलकुलेट करते हैं। तो वही है वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स। मतलब क्या, पहला तो उसमें हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि कितना क्वांटिटी है वहां पे, कितना अमाउंट है डिपॉजिट डिपॉजिट का, कितना अमाउंट है जो क्या बोलते हैं पार्ट है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल का, मान लो कितना अमाउंट में डिपॉजिटेड है वो पहले पता कर लेंगे, एस्टिमेटेड क्वांटिटी इन मीट्रिक टन में। ठीक है ना, मतलब टन में, मीट्रिक टन बोलो या टन बोलो दोनों सेम होता है। ठीक है ना, क्वांटिटी हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे टन में, और सेकंड में क्या करेंगे कि एवरेज प्राइस क्या है उस मटेरियल का पर टन, एवरेज प्राइस मार्केट में सेल करेंगे तो एक टन का क्या प्राइस मिलेगा। तो ये वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स होता है, कहीं आगे आएगा कहीं तो मतलब यही होता है। ठीक है ना, और ये एवरेज प्राइस पर टन कौन डिसाइड करता है, द एवरेज प्राइस पर मीट्रिक टन, पर मीट्रिक टन बोलो या टन बोलो सेम है। ठीक है ना, एक टन होता है 1000 के of such material is published by इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। हर एक स्टेट का जो मिनरल मान लो निकल रहा है, तो उसका जो एवरेज प्राइस है, हाँ हाँ एमडीओ के सिलेबस में ये है, देख लो सिलेबस, ये जो है ना एमडीओ के सिलेबस में ही है ना।
मतलब किसी एक पार्टिकुलर मंथ में, कि एक मंथ मान लो दिसंबर या जनवरी, किसी मंथ में वो लोग कैलकुलेट किया कि हाँ एवरेज प्राइस पर टन ये आ रहा है, तो वो प्राइस नेक्स्ट 12 मंथ के लिए वही वैलिड रहेगा, उसी प्राइस को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ कंप्यूटेशन। इसका है ना, क्या बोल रहे, एमडीओ के सिलेबस में नहीं, नहीं एमडीओ के सिलेबस में ये नहीं था, ये बिहार माइनिंग इंस्पेक्टर वाले के सिलेबस में, ठीक है ना। मेरे दिमाग में आ गया था कि एमडीओ का नहीं, ये बिहार वाले के सिलेबस में, माइंस इंस्पेक्टर के सिलेबस में। ठीक है, इसमें कुछ कुछ शेड्यूल है, ये शेड्यूल याद हो जाएगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 जो भी शेड्यूल है, डिफिनेशन और ज़्यादा नहीं है, डिफिनेशन जितना बताए हैं वही डिफिनेशन है, ठीक है। नहीं, डीजीएमएस अलग है, आईबीएम अलग है। आईबीएम हो गया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, डीजीएमएस हो गया अपना डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, दोनों अलग चीज है यार। ये सब जो माइनिंग प्लान वगैरह जो भी बनाया जाता है ना, और गाइडलाइन कौन इशू करता है, कैसे बनाना है, वो आईबीएम इशू करता है, ठीक है। और जानते हो ये माइनर मिनरल अप्लीकेबल नहीं है, तो माइनर मिनरल क्या होता है एक बार फिर से देख लो। बिल्डिंग स्टोन हो गया, ठीक है। माइनर मिनरल में देख लो क्या क्या आता है, बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल, ऑर्डनरी क्ले, ऑर्डनरी सैंड, ठीक है ना, ऑर्डनरी सैंड, ये सारा मिनरल और क्या माइनर मिनरल में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये एमएमडीआर से ही डिफिनेशन लिए हैं, ठीक है। और अगर कोई मिनरल जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट माइनर मिनरल कैटेगरी में रख रहा है ऑफिशियल गजेट के द्वारा नोटिफिकेशन निकालकर, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे कंसीडर कि माइनर मिनरल है। क्या पूछ रहे हो, प्रिस्क्राइब्ड पर्पस क्या होता है, कहाँ है वो प्रिस्क्राइब पर्पस, कहाँ पूछ रहे हो तुम। विकास, कहाँ से पूछ रहे हो। कोई अदर मतलब, जैसे था ना कि अभी सेंड, जो सेंड स्टोइंग के लिए यूज हो गया ना, स्पेशल पर्पस हो गया, उसी तरीके से वही सब कुछ स्पेशल पर्पस हो गया जिसको प्रिस्क्राइब्ड पर्पस बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान ध्यान देना, ठीक है ना। ये क्या है, रेगुल, ये जो है ना चैप्टर 5 चैप्टर 2 जो है, राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑफ मिनरल कंसेशन, मतलब जिसको मिनरल होल्डर मिल गया है, मतलब क्या है, सर मेरे थर्ड पेपर कुछ भी नहीं हो पाता, थर्ड पेपर पढ़ा हुआ था इसलिए पढ़ा दिए, नहीं तो इसलिए तो कोर्स स्टार्ट किया था, मतलब कोर्स था कि सिर्फ पेपर 3 ही पढ़ाना है, जूलॉजी वगैरह तो सोचो एक्स्ट्रा हो गया है, नहीं तो मेन पर्पस था पेपर 3 ही पढ़ाना है, ठीक ना। चैप्टर 2 में क्या आता है कि राइट ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑफ मिनरल कंसेशन, कि जिसे मिनरल कंसेशन मिल गया है, अब है कि उसका क्या क्या अधिकार है, ठीक है ना। तब 5वां नंबर में क्या है कि राइट्स ऑफ द होल्डर ऑफ ए रिकॉग्निजेंस परमिट, जिसको रिकॉग्निजेंस परमिट मिला है, क्या था, ध्यान रखना है, रिकॉग्निजेंस परमिट, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस लेगा, उसके बाद माइनिंग लीज लेगा,
माइनिंग लीज, ठीक है ना, माइनिंग लीज, उसके बाद वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, यही था। तो जो रिकॉग्निजेंस परमिट होल्डर है तो क्या अप्लाई करेगा, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि ये जो रिकॉग्निजेंस परमिट होल्डर है, जिसको रिकॉग्निजेंस का परमिट जो ग्रांट हुआ था 12 जनवरी 2015 के पहले ग्रांट हुआ था, तो वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, रिकॉग्निजेंस परमिट होल्डर वो स्टेट गवर्नमेंट को शेड्यूल 1 में एक एप्लीकेशन देगा। कब देगा एप्लीकेशन, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रिकॉग्निजेंस परमिट। जब रिकॉग्निजेंस परमिट एक्सपायर हो जा रहा है तो उसके 3 महीने के अंदर, वो एक्सपायर होने के बाद 3 महीने के अंदर वो अप्लाई करेगा प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए। तो क्या है यहाँ पे देखो, ये लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं कि रिकॉग्निजेंस परमिट होल्डर क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, कौन से फॉर्म में, शेड्यूल 1 में। कौन से शेड्यूल में देगा, शेड्यूल 1 में। किसको देगा वो, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। कब देगा, विद इन 3 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द रिकॉग्निजेंस परमिट। ठीक है ना, जब रिकॉग्निजेंस परमिट एक्सपायर हो गया उसका, तब वो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए 3 एक्सपायर होने के बाद, लेकिन 3 महीने के अंदर वो अप्लाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। किस चीज के लिए, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए, कि हमको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दीजिए शेड्यूल 1 में। ठीक है ना। अब यह हो सकता है कि वो 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं कर पाया है, तो उस केस में फिर वो अप्लीकेशन देगा। वो क्या करेगा, ये देखो हिंदी में लिख दिए हैं अगर 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं कर पाया तो फिर क्या करेगा, वो अपना टाइम लेगा कि सर हम कुछ टाइम मेरे लिए एक्सटेंड कर दीजिए। तो एक्सटेंडेड टाइम मतलब विद इन 6 मंथ, जो एक्सटेंडेड पीरियड हो गया कि 3 महीने तक था, अब 3 से बढ़ाकर 6 कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक अप्लीकेशन उसको देना होगा। वो अप्लीकेशन वो शेड्यूल 3 में देगा। ठीक है ना, वो शेड्यूल 1 लिखा हुआ, ये शेड्यूल 3 में वो अप्लीकेशन देगा। क्या है सो समझो एक बार फिर से यहाँ, कि मान लो एक्सपायरी हो गया, तो एक्सपायरी होने के 3 महीने के अंदर वो अप्लाई कर दिया है शेड्यूल 1 में, ठीक है ना, लेकिन 3 महीने के अंदर वो अप्लाई नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो क्या करेगा, वो शेड्यूल 3 में स्टेट गवर्नमेंट को अप्लीकेशन देगा कि सर मुझे और कुछ एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। तो क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है उसका अगर अप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है विद इन 30 डेज। जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा वो जो अप्लीकेशन देगा शेड्यूल 3 में कि हमको कुछ टाइम दीजिए, एक्सटेंशन दीजिए कि हम अप्लाई कर पाए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, 30 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा उसके एप्लीकेशन को। और अगर एक्सटेंड एक्सेप्ट होता है तो विद इन 6 मंथ वो शेड्यूल 3 में फिर से शेड्यूल 1 में वो अप्लीकेशन देगा। किसके लिए, वो कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हमको चाहिए। ठीक है, ये जो रिकॉग्निजेंस परमिट होल्डर है, ठीक है ना, ये किसके लिए अप्लाई करेगा, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए। किसको अप्लाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। कब अप्लाई करेगा, विद इन 3 मंथ आफ्टर द एक्सपायरी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रिकॉग्निजेंस परमिट। विद इन 3 मंथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रिकॉग्निजेंस परमिट। कौन से शेड्यूल में देगा, शेड्यूल 1 में। ठीक है, ये पहला क्लियर है, ठीक है ना, बता रहे ये पहला हो गया। अब सेकंड में क्या है कि अगर वो 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं कर पाया है तो क्या करेगा, रिकॉग्निजेंस परमिट होल्डर वो स्टेट गवर्नमेंट को शेड्यूल 3 में देगा, शेड्यूल 3 में अप्लीकेशन देगा कि सर मेरा टाइम को, ये जो 3 महीने के अंदर हम अप्लाई नहीं कर पाए हैं, कुछ टाइम पीरियड बढ़ाइए मेरे लिए। ठीक है ना, वो एक्सटेंशन मांगेगा टाइम पीरियड का, क्योंकि 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए हैं, टाइम पीरियड वो एक्सटेंशन मांगेगा। ठीक है ना,
तो उस केस में क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट, विद इन 30 डेज, ये जो शेड्यूल 3 में अप्लाई किया हुआ है ना टाइम पीरियड एक्सटेंशन के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट विद इन 30 डेज क्या करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगा या टाइम लिमिट उसके लिए बढ़ा देगा कि ठीक है तुमको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, या रिजेक्ट कर देगा। और अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर से क्या करेगा, रिकॉग्निजेंस परमिट होल्डर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देगा स्टेट गवर्नमेंट को विद इन 6 मंथ। ये जो टाइम कितना हो जाएगा 6 मंथ। और कौन से शेड्यूल में देगा, शेड्यूल 1 में ही देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि शेड्यूल 1 क्या था, शेड्यूल 3 क्या था। क्या बोल रहे हैं, रिजोनेंस रिकॉग्निजेंस का एक्सपायरी क्या होता है। यहाँ एक्सपायरी कुछ डेट फिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि रिकॉग्निजेंस परमिट, मान लो स्टार्टिंग में रिकॉग्निजेंस ही मिलता है ना, कि जब अपना जियो फिजिकल सर्वे प्रोस्पेक्ट वगैरह सारा कर लेता है, जियो केमिकल सर्वे कर लिया, तो उसके अनुसार जब उसका एक्सपायर कर जाएगा कुछ वैसा होगा दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि एक्सपायरी करने के बाद 3 महीने के अंदर उसको अप्लाई करना है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और इसमें क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज, 1000 रुपीज पर स्क्वायर किलोमीटर। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए जितना भी एरिया रहेगा ना, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का कितना एप्लीकेशन फी देगा, वो 1000 रुपया देगा, ठीक है। अब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो एप्लीकेशन दिया है शेड्यूल 1 में। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास शेड्यूल 1 पहुंचा, तो वो 3 दिन के अंदर वो एक उसको रिसिप्ट देगा शेड्यूल 2 में। क्या देगा, एक्नोलेजमेंट का, कि आपका जो एप्लीकेशन है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए वो मेरे पास पहुंच चुका है। उसका एक तरीके से उसको प्रूफ मिल जाएगा, किसको, एप्लीकेंट को, कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एक एक्नोलेजमेंट लेटर मिल गया है कि मेरा एप्लीकेशन उसके पास पहुंच गया है। वो एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेशन, वो लेटर जो है कितने दिन के अंदर जारी कर देगा स्टेट गवर्नमेंट, विद इन 3 डेज, ठीक है ना। तो मतलब शेड्यूल 2 के तहत, शेड्यूल 2 में क्या होता है, इसमें अप्लीकेंट को पता चल जाता है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास मेरा लेटर पहुंच गया है। कैसे, क्या स्टेट गवर्नमेंट 3 दिन के अंदर उसको एक रिसिप्ट देता है, ठीक है ना। ये सेकंड हो गया। अब क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात रहा, जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए शेड्यूल 1 में एप्लीकेशन दिया हुआ है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का बस की बात रहा तो क्या करेगा, विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन, वो क्या करेगा, या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का परमिशन ग्रांट करना है या नहीं करना है, वो डिसीजन अपना वो दे देगा। किसके रिस्पेक्ट में, फॉर एनी मिनरल अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो मिनरल दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी कोई भी मिनरल रहे, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहता है, वो 60 दिन में उसको ग्रांट कर देगा कि हाँ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की बस की बात नहीं रहा तो अप्रूवल के लिए कहाँ भेजेगा, वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगा। जो पार्ट सी में जो मिनरल है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, वो परमिशन लेगा किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन उसको फॉरवर्ड कर देगा कि अब इस पे आप रिप्लाई कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एप्लीकेशन जैसे उसके पास जाएगा तो 120 दिन के अंदर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, विद इन 120 डेज वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्लाई करेगा। क्या रिप्लाई करेगा, कि उसको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस देना है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ग्रांट करना है या नहीं, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ग्रांट करना है या नहीं करना है।
ठीक है ना। ये किसको रिप्लाई कर रहा है? 120 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिप्लाई कर रहा है। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आया है, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, वो अप्लीकेंट को रिप्लाई करेगा 60 दिन के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि आपको देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे है। एंड विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, a state government communicate the decision of the central government to the grant or refuse to the grant of to grant the prospecting license। आया समझ में ये वाला अभी तक? तो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिख दिए टाइम मतलब लाइन में। देखो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये रूल अप्लीकेबल जहाँ पे है, ये रूल जिसके जिसके लिए अप्लीकेबल है, जिसके लिए अप्लीकेबल नहीं है तो उसके लिए तो ये एमसीआर की बात ही नहीं कर रहे हैं। एमसीआर में किसका बात कर रहे हैं? जहां जहां अप्लीकेबल है। तो शेड्यूल 1 में क्या होता है? पार्ट ए, शेड्यूल 1 के पार्ट ए पार्ट बी में ये तो अप्लीकेबल ही नहीं है, और पार्ट सी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकता है। और एक माइनर मिनरल हो गया, ठीक है ना, माइनर मिनरल हो गया। ए बी और माइनर मिनरल पे ये तो लागू नहीं हो रहा है एमसीआर, है ना। एमसीआर क्या हो रहा है? नोटिफाइड कहाँ लिखा हुआ? नोटिफाइड के बारे में क्यों बोल रहे हैं? नोटिफाइड पे लागू हो रहा है, नोटिफाइड मिनरल पे लागू हो रहा है, वो अप्लीकेबिलिटी में लिखा हुआ है ना। तो शेड्यूल ए बी सी पे लागू नहीं हो रहा है, शेड्यूल 4 पे लागू होगा। ठीक है ना, शेड्यूल 4 में जो मिनरल नोटिफाइड मिनरल उस पे लागू होगा। अब क्या है कि जो शेड्यूल 1 का पार्ट सी में जो मिनरल है, कौन सा मिनरल है ये? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल। तो इस पे डिसीजन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी एप्लीकेशन आएगा प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए, वो सीधा ट्रांसफर किसके पास कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कितने दिन के अंदर? मान लो ये जो अप्लीकेंट है, ठीक है ना, हम फिर से टाइम लाइन बना रहे हैं। अप्लीकेंट जो है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए किसको एप्लीकेशन दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? 60 दिन के अंदर, विद इन 60 days, जिस मिनरल को उसके पास पावर है, शेड्यूल ए के बारे में उसके पास पावर नहीं है, अगर शेड्यूल 4 का मिनरल रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कर सकता है। तो जिसका पावर रहेगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो विद इन 60 days वो क्या करेगा? एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो भी रहेगा वो बता देगा अप्लीकेंट को। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहेगा तो क्या करेगा? विद इन 60 days वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जो एप्लीकेशन है रेफर कर देगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? 120 दिन के अंदर वो अपना डिसीजन देगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसीजन देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि इसका जो अप्लीकेंट दिया हुआ है वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है तो स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या बताएगा? 60 दिन के अंदर, विद इन 60 days, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसीजन लिया है वो अप्लीकेंट को बता देगा। ठीक है, ये है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्योंकि यही है शेड्यूल। तो ये कौन सा शेड्यूल में ये जो है इसके लिए कोई शेड्यूल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अप्लीकेंट जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन देगा वो शेड्यूल 1 होगा स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो एप्लीकेशन पहुंच जाएगा तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट देगा अप्लीकेंट को वो शेड्यूल 2 में देगा, शेड्यूल 2 में। और वो जो टाइम लिमिट एक्सटेंशन के लिए बोलता है कि सर मेरा रिकॉग्निजेंस परमिट एक्सपायर कर गया है लेकिन हम 3 महीने के अंदर सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो 6 महीना तक का उसको टाइम मिलेगा, वो जो एप्लीकेशन देगा वो शेड्यूल 3 में देगा। ठीक ना। तो ये शेड्यूल और एमएमडीआर का जो शेड्यूल है वो मिक्स नहीं करना है। एमएमडीआर में जो 4 शेड्यूल दिया हुआ है ना, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 क्या था? रॉयल्टी, एक डेड रेंट था, एक रॉयल्टी था, ठीक है ना। और शेड्यूल 4 क्या हो गया? नोटिफाइड मिनरल। ये एमएमडीआर का अलग शेड्यूल है, ठीक है ना।
और हम लोग अभी जो शेड्यूल पढ़ रहे हैं 1, 2, 3 पढ़े हुए हैं, ये किसका है? MCR का है। ठीक है। और शेड्यूल 4 में क्या होता है? आप मान लो किसी को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मिल गया है, ठीक है ना, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मिल गया है तो बैंक गारंटी के रूप में, ठीक है ना, बैंक गारंटी का एक फॉर्मेट होता है, वो कुछ अपना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करेगा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, प्रोवाइड ए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी इन शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 में क्या है? बैंक गारंटी है। और सिक्योरिटी मनी के रूप में क्या डिपॉजिट करेगा? जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए, मान लो उसको लग रहा है कि जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है रिजर्व का, उसका वो 0.25% है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करेगा। क्योंकि अभी और आगे भी जब पढ़ेंगे ना तो यही शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो अभी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ेंगे किसके लिए? माइनिंग लीज के लिए, कि उसको माइनिंग लीज लेना है। तो माइनिंग लीज के लिए जैसे पढ़ेंगे तो फिर क्या आएगा? वही शेड्यूल 2 में आ जाएगा कि एप्लीकेशन जो देगा तो 3 दिन के अंदर उसको एक्नॉलेजमेंट लेटर इशू कर देगा कि हाँ एप्लीकेशन आपका पहुंच गया है। शेड्यूल 4 में फिर रहेगा कि माइनिंग लीज अगर मिल रहा है तो बैंक गारंटी जमा करेगा। इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे देखो कोई मान लो ओनर रहा, ठीक है ना, हम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। कोई जमीन रहा, कोई परचेजर रहा, ठीक है ना, परचेज करने वाला रहा। तो क्या होता है? होता है ना, रजिस्ट्री होता है जमीन का, होता है, वो स्टाम्प पेपर वगैरह पे लिखा जाता है। तो क्या होता है कि ओनर जो, अगर ये बेचने वाला, ये सेलर रहा, ठीक है ना, ये सेलर, ये परचेजर रहा, तो क्या करता है? इसको जमीन रजिस्ट्री कर देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, जब उसको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दे दिया है, ग्रांट कर दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? एक लीज बनाएगा वही स्टाम्प पेपर पे। जिस दिन उसको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ग्रांट किया हुआ है तो विद इन 90 डेज शेड्यूल 5 में, विद इन 90 डेज शेड्यूल 5 में क्या करेगा? वो एक लीज बनाएगा कि हाँ अब आपका ये एक्चुअल में पेपर में भी आपका हो गया है, कि आप अभी इसको, ये प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस आपको मिल गया, ऐसा है। मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्री कर देगा प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का विद इन 90 डेज। आया समझ में ये? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में क्या है कि जो रजिस्ट्री होता है वो माइन प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का डीड, एक तरीके से बोलो उसको, पेपर को डीड बोला जाता है ना। 90 डेज के अंदर वो कौन कर देगा? स्टेट गवर्नमेंट कर देगा। 4 में क्या है? बैंक गारंटी है, ठीक है। थर्ड में क्या था? जो एक्सटेंशन के लिए मांगता है कि रिकॉग्निजेंस परमिट जब एक्सपायर हो जाता है और वो 3 महीने के अंदर अगर अप्लाई नहीं कर पाया है तो एक्सटेंशन के लिए मांगता है कि सर मेरा कुछ टाइम पीरियड दे दीजिए कि हम प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाए। तो शेड्यूल 3 में देता है। शेड्यूल 2 में क्या होता है कि जो 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर जो एप्लीकेशन देता है ना स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट एक्नोलेजमेंट लेटर देता है 3 दिन के अंदर कि हाँ आपका एप्लीकेशन हमको मिल गया है। और शेड्यूल 1 में क्या है कि 3 महीने या 6 महीने के अंदर उसको शेड्यूल 1 में एप्लीकेशन देना है स्टेट गवर्नमेंट को। ये 1, 2, 3, 4, 5 शेड्यूल हुआ, ठीक है ना। डेज वाइज सब याद करना है इसमें, ठीक है ना। अब क्या है कि पांचवा में क्या हो गया? प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए वो एप्लीकेशन दिया, ग्रांट हो गया। अब होता है कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मान लो एक्सपायर कर जा रहा है तो उसका रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देगा। तो कब देगा रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन? shall be made 90 days before the expiry of the prospecting license, मतलब 3 month before, 90 days या 3 month before expiry of a prospecting license।
अब मान लो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एक्सपायर कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके 3 महीना या 90 डेज बिफोर वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेगा। अब इसके लिए कोई शेड्यूल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई शेड्यूल नहीं दिया हुआ। अब जो अप्लाई किया हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फिर जाएगा एप्लीकेशन, वो तो स्टेट गवर्नमेंट को जैसे रिसीव होगा तो शेड्यूल 2 में 3 दिन के अंदर फिर वो एक रिसिप्ट दे देगा कि हाँ आपका एप्लीकेशन मेरे पास पहुंच गया। तो देखो शेड्यूल 2 फिर से रिपीट हो गया है ना। शेड्यूल 2 क्या है कि जैसे मान लो हम लोग स्पीड पोस्ट कोई चीज करते हैं, ठीक है ना, तो होता है ना, जैसे मान लो अगर अपना मोबाइल नंबर दो स्पीड पोस्ट करने के लिए, जब तुम्हारा मोबाइल नंबर स्पीड अपडेट करेगा ना, तो जैसे यहाँ पे तुम्हारा डिस्पैच होगा यहाँ से, या जैसे वो अपना मतलब कंप्यूटर में चढ़ाएगा स्पीड पोस्ट करने वाला, वो तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, है ना, कि आइटम यहाँ पे लोग हो गया है, अब यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया ऐसा। तो वही है एक्नोलेजमेंट लेटर, मतलब हाँ हम कंफर्म हो गए हैं कि मेरा लेटर कहीं रास्ता में तो नहीं गुम हो गया है, उसके पास पहुंच गया है ना। हाँ, तो वही होता है एक्नोलेजमेंट लेटर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये जो अप्लीकेशन फी देता है ना, यहाँ पे भी है कि 1,000 रुपया 1 स्क्वायर किलोमीटर का। जब रिन्यूअल के लिए भी दे रहा है या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस लेने के लिए दे रहा है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का 1,000 रुपये लेता है, ठीक है ना। प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा मतलब होता है क्या, प्रो राटा मतलब था प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन एंड रेशियो वगैरह पढ़ते हैं ना, तो इसका मीनिंग एक तरीके से प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शन ही होता है, ठीक है ना, खाली ध्यान रखो। और ये जो एप्लीकेशन जो दिया हुआ है ना रिन्यूअल के लिए, अब तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये करना होगा कि ये प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही उसको अपना फाइनल डिसीजन दे दे कि हाँ क्या आपका रिन्यूअल हो पाएगा या रिन्यूअल नहीं होगा। जो भी डिसीजन हो वो एक्सपायरी होने से पहले ही उसको कम्युनिकेट कर देना है किसको, अप्लीकेंट को, ठीक है। तो रिन्यूअल में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब क्या है 7वां नंबर में, राइट्स ऑफ ए होल्डर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस टू ऑब्टेन माइनिंग लीज। अब प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मिल गया है, अब क्या करेगा वो माइनिंग लीज के लिए अप्लाई करेगा, है ना, कि हमको माइनिंग लीज दे दीजिए कि अब हम अपना इसमें माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर पाए। तो ये किस में देगा वो माइनिंग लीज के लिए, जो शेड्यूल 1 में था ना, शेड्यूल 1 में क्या था कि रिकॉग्निजेंस परमिट के एक्सपायर होने के 3 महीने या 6 महीने के अंदर वो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए परमिशन के लिए अप्लीकेशन दे रहा था। यहाँ पे क्या है शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 है। यहाँ पे क्या देगा कि ये जो अप्लीकेंट रहेगा, अप्लीकेंट कौन रहेगा यहाँ पे, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होल्डर वाला रहेगा अप्लीकेंट, वो शेड्यूल 6 में अप्लीकेशन देगा स्टेट गवर्नमेंट को, किस चीज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग माइनिंग लीज, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग माइनिंग लीज, ठीक है ना। कब देगा, जिस तरीके से वहां था ना, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एज में बी एक्सटेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। या बढ़ा हुआ पीरियड 6 महीना जो हो गया, जिस तरीके से वहां था 3 महीना 6 महीने वाला, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, 3 महीना और 6 महीना में ही, 3 मंथ विद इन 3 मंथ और विद इन 6 मंथ, ठीक है ना। वो कौन सा शेड्यूल में देगा, शेड्यूल 6 में देगा। यहाँ पे भी जैसे एप्लीकेशन मिल गया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो एक एक्नोलेजमेंट लेटर देगा, वो 3 दिन के अंदर दे देगा किसको, शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 सब जगह कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो फी है वो ज्यादा है, यहाँ पे क्या है फी 5 लाख रुपया, 5 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर का। क्योंकि अब माइनिंग करेगा तब तो उसको पैसा मिलेगा ना, मिनरल को सेल करेगा मार्केट में उसको पैसा मिलेगा। प्रोस्पेक्टिंग में तो मिनरल को सेल नहीं करना था, डिटेल एक्सप्लोर कर रहा था कि हाँ कितना मिनरल डिपॉजिट है, एग्जैक्ट क्वांटिटी उसका एस्टिमेट करने के लिए कितना एरिया में है। तो यहाँ पे क्या है कि आप मिनरल निकालेगा, इसलिए फी बढ़ गया है। क्या फी हो गया है, 5 लाख रुपया पर स्क्वायर किलोमीटर का माइनिंग में। अब वो जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है ना, वो जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा
कि 6 महीना का मतलब 3 महीने के अंदर अगर अप्लाई नहीं कर पाया था प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एक्सपायर करने के बाद, तो 6 महीना के लिए जो एक्सटेंडेड पीरियड होता है वो अप्लीकेशन किसके लिए किस में देगा, वो शेड्यूल 3 में ही देगा कि मेरा टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए, हम 3 महीने के अंदर सबमिट नहीं कर पाए एप्लीकेशन। तो इस केस में भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, जो वहां था वही यहाँ पे है, 30 दिन के अंदर एक्सटेंड करेगा। यानी अगर एक्सटेंड करेगा तो उसको टाइम मिल जाएगा 3 महीना एक्स्ट्रा टाइम कि 6 महीने के अंदर सबमिट करो। और अगर एक्सटेंड नहीं करेगा तो उसको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मतलब माइनिंग लीज का परमिशन ही नहीं मिल पाएगा उसको। तो ये जो एक्सेप्टेबल या रिफ्यूजल जो भी रहेगा, एक्सेप्ट करेगा या रिफ्यूज करेगा, टाइम मतलब टाइम एक्सटेंड करने के लिए, किस पर्पज के लिए टाइम एक्सटेंड चाह रहा है वो, पीछे मेरा टाइम बढ़ा दीजिए तो 3 महीने के 30 दिन के अंदर, ठीक है ना, विद इन 30 डेज वो अप्लीकेंट को बता देगा, मतलब प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होल्डर को बता देगा कि आपका टाइम पीरियड हम लोग बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। ये सेम है, देखो यहाँ पे भी अभी पढ़े थे ना, शेड्यूल 3 है ना, ये जो पढ़े थे सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही केस आता है कि अगर जिसमें पावर, जिस चीज का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, शेड्यूल 1 वाला के छोड़ के, मतलब MMDR के शेड्यूल 1 में जो मिनरल दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर उसको माइनिंग लीज ग्रांट करना है या नहीं करना है वो उसको अपना डिसीजन दे देगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहा जैसे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल के लिए, तो फिर क्या करेगा, केस को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेफर कर देगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, 120 दिन के अंदर वो अपना डिसीजन देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि मेरा ये डिसीजन रहा, हम उसको माइनिंग लीज देना है या नहीं देना है, ये बता देगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बता देगा 120 दिन के अंदर। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, ये एप्लीकेंट को बता देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आपके एप्लीकेशन को अप्रूव किए हैं या रिजेक्ट किए हैं। ये 60 दिन के अंदर बताएगा। जो सेम वहां पढ़े हैं वही वहां पर भी है, ठीक है ना। विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन, वो अपना ऑर्डर कम्युनिकेटेड थ्रू एन ऑर्डर इट्स डिसीजन टू ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज फॉर एनी अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। मतलब फर्स्ट शेड्यूल वाले मिनरल को छोड़ के बाकी सारे मिनरल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। लेकिन पार्ट सी शेड्यूल है, पार्ट सी में जो फर्स्ट शेड्यूल में जो मिनरल दिया हुआ है पार्ट सी मेटेलिक नॉन मेटेलिक के लिए, वो एप्लीकेशन क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेफर कर देगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, 120 दिन के अंदर वो डिसीजन देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि हम उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए हैं रिजेक्ट किए हैं। और जैसे ये कम्युनिकेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगा, 60 दिन के अंदर जो डिसीजन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट वो कम्युनिकेट कर देगा किसको, वो ये जो अप्लीकेंट था ना उसको, कि ग्रांट हुआ या रिफ्यूज हुआ है। क्लियर है, ये भी सारा चीज दोनों सेम है, रिपीट हो रहा है। शेड्यूल 1, 2, 3, ठीक है ना। यहाँ पे शेड्यूल 1 की जगह पे क्या आ गया, शेड्यूल 6 आ गया है। अब बाकी एक्नोलेजमेंट वाला ये सेम है, ये भी सेम है, ठीक है ना। शेड्यूल 6 में यहाँ हम लोग अप्लाई किए थे माइनिंग लीज के लिए, मतलब प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होल्डर होगा, ठीक है ना। अब शेड्यूल 4 में क्या आएगा, बैंक गारंटी आएगा, ठीक है। शेड्यूल 4 में क्या आ गया, बैंक गारंटी आ गया। और यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो रहा है, जो एस्टिमेटेड रिसोर्स का वैल्यू जो है ना, वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स, उसका 0.50%, वहां पे कितना था 0.25%, ये देखो है ना। यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो 0.25% है, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है 0.50%, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, माइनिंग लीज के लिए। और ये जो वैल्यू है ना, हर एक 55 साल में, जैसे मान लो मिनरल निकाले 5 साल तक, 5 साल में मिनरल कम हो गया, तो फिर उसका जो रीअसेस्ड वैल्यू होगा मिनरल का,
फिर उसका 0.5% उसको जमा करना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। फिर 10 साल के बाद जो मिनरल बच जाएगा उसका फिर वैल्यू डिटरमाइन करेगा, फिर उसके अनुसार 0.5% वो फिर से सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट करेगा। ठीक है ना, माइनिंग लीज के केस में। अब फिर क्या है कि जब जैसे वहां पे क्या था 1 2 3 4 5 शेड्यूल में क्या स्टेट गवर्नमेंट जो था वो रजिस्ट्री कर रहा था ना, जो लीज दे रहा था, मतलब डीड बना दे रहा था, रजिस्ट्री कर दे रहा था 90 डेज के अंदर अप्लीकेंट को कि आपको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का हम लीज मतलब रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट 90 डेज के अंदर शेड्यूल 7 में एक तरीके से रजिस्ट्री इशू कर देगा अप्लीकेंट को कि आपको माइनिंग लीज मिल गया है। ठीक है, इन शेड्यूल 7 विद इन 90 डेज ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ठीक है कि हाँ कि आपको माइनिंग लीज मिल गया, उसका वो रजिस्ट्री कर देगा। तो ये शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 था। क्लियर है शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7? किसी को डाउट है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। देखो इसमें क्या है, ये कॉमन है, एक्नॉलेजमेंट लेटर जो दे रहा है विद इन 3 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। यह स्टेट गवर्नमेंट किसको देगा? अप्लीकेंट को देगा। ठीक है, या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस लेना रहे या उसको माइनिंग लीज लेना रहे, दोनों केस में। ठीक है, शेड्यूल 3 क्या था? ये 5 में है कि ये जो डीड दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट, जो एक तरीके से प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का ये जो डीड दे रहा है, ठीक है, रजिस्ट्री कर दे रहा है अप्लीकेंट को विद इन 90 डेज। तो यहाँ पे भी क्या है, वही है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है माइनिंग लीज डीड जो है, जिस दिन से ऑर्डर निकाला है कि आपको माइनिंग लीज मिल गया है, तो उसके 90 दिन के अंदर अगर अप्लीकेंट सारा कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसको माइनिंग लीज एग्जीक्यूट मतलब लिख देगा। ठीक है ना, अप्लीकेंट को। फोर्थ में क्या था? बैंक गारंटी था। बैंक गारंटी कितना था? शेड्यूल 4 में हो गया, हाँ 90 डेज हो गए दोनों में। ठीक है, अब 6 में 1 में क्या आता है कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन देता है ना, विद इन 3 मंथ और 6 मंथ, विद इन 3 मंथ या 6 मंथ, ये हो गया शेड्यूल 1। और शेड्यूल 6 में क्या है, ये जो माइनिंग लीज के लिए जो एप्लीकेशन देता है विद इन 3 मंथ या 6 मंथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। ठीक है ना, माइनिंग लीज के लिए जो कौन हो गया? प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होल्डर। माइनिंग लीज टू ऑब्टेन माइनिंग लीज, टू ऑब्टेन माइनिंग लीज वो स्टेट गवर्नमेंट को जो एप्लीकेशन देता है ना, वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3 में क्या है, 3 में था ना कि अगर 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं कर पाया है, अगर रिकॉग्निजेंस परमिट खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, उसके 3 महीने के अंदर अगर अप्लाई नहीं कर पाया है तो टाइम जो मांगता है जिसके तहत उसका 6 मंथ का टाइम हो जाता है, तो वो टाइम पीरियड एक्सटेंशन के लिए जो देता है ना एप्लीकेशन, वो शेड्यूल 3 में है।
दोनों केस में। अगर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस चाहिए उसके लिए, माइनिंग लीज चाहिए उसके लिए, ये दोनों के लिए कॉमन है शेड्यूल 3, है ना। कौन कौन कॉमन था, ये कॉमन है, एक्नॉलेजमेंट लेटर ये कॉमन है, और बैंक गारंटी ये तीनों कॉमन है। ठीक है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 6 सिमिलर है, और शेड्यूल 5 और 7 सिमिलर है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो टाइम पीरियड का जो रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है क्या, 30 दिन में एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, है ना। 30 दिन में एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, कि टाइम पीरियड उसको देना है कि नहीं, उसके लिए है। ठीक है, और उसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, किस चीज़ के लिए, कि वो जो 60 दिन के अंदर खुद से डिसीजन देता है फर्स्ट शेड्यूल वाले मिनरल को छोड़ के। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केस रेफर करता है पार्ट सी के लिए, खाली किसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेफर करता है, फॉर एनी मिनरल स्पेसिफाइड इन द पार्ट सी। पार्ट सी का मिनरल एक बार देख ही लो तुम लोग, क्या क्या मिनरल है पार्ट सी में। ये है पार्ट सी में मिनरल, ठीक है ना। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल। एस्बेस्टस हो के बताए थे ना, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, क्रोम और कॉपर और एबीसीसी सुमन गिल बताए हुए थे, और एमपी जेड बताए हुए थे, है ना। इसके लिए वो क्या करेगा, अप्लीकेंट देगा अप्लीकेशन किसको, अप्लीकेंट देगा अप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसके अप्लीकेशन को 60 दिन के अंदर, ये सारा मिनरल के लिए 60 दिन के अंदर क्या करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेफर कर देगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, 120 दिन के अंदर, विद इन 120 डेज वो अपना डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट को बता देगा, डिसीजन दे देगा कि उसको माइनिंग लीज देना है या नहीं, या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का परमिशन देना है या नहीं। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, 60 दिन के अंदर अप्लीकेंट को स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन बता देगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 तुम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7, कि वो जो फॉर्मेट ऑफ माइनिंग लीज, टर्म क्या लिख रहा है, माइनिंग लीज का फॉर्मेट, मतलब जो रजिस्ट्री कर रहा है ना, डीड जो बना रहा है वही है फॉर्मेट ऑफ माइनिंग 7 में, ठीक है ना। और 5वां नंबर में क्या है होगा, फॉर्मेट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का, कि जो रजिस्ट्री कर रहा है वो हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया तुम लोग को, 5 6 7 ये इसमें। और देखो, अरे शेड्यूल 2 सभी बहुत जगह दिया हुआ है, ठीक ना, तो सब जगह शेड्यूल 2 का वही टाइम लिमिट है, तो सब पढ़ना नहीं है, सब छोड़ दें। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, शेड्यूल 2 विद इन 3 डेज, तो उसी से लिंक कर लेना। आप कहीं भी अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो उसी से तुम लोग लिंक कर लेना है कि हाँ 3 वाला पूछ रहा है, फॉर बैंक गारंटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। पार्ट सी के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा तो 120 दिन के अंदर वो डिसीजन अपना दे देगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये सब अभी छोड़ दे रहे हैं, ये जो शेड्यूल 8 वगैरह है ना, ये सब अभी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल 7 तक पढ़ा दिए हैं, काफ़ी है, क्वेश्चन आने के रहेगा वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी बेकार का था। एक होता है कि फोर्स मज्यूरे मीन्स क्या होता है, अगर डिफिनेशन आता है इसका, जो हिंदी होता है ना, वो हिंदी होता है अप्रत्याशित घटना। अप्रत्याशित मतलब जिस घटना, मतलब जिसके बारे में कोई आदमी लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था और वैसा कुछ हो जाता है ना, तो होता है अप्रत्याशित घटना वैसा, ठीक है ना। अतः इसका डिफिनेशन सिर्फ देख लो क्या होता है, कि अगर एनी काइंड ऑफ, मतलब एक्ट ऑफ गॉड, या कोई वार हो गया अचानक से, या कोई इंसुरेक्शन मतलब क्या, विद्रोह, राइट मतलब क्या, हिंसा,
सिविल कॉमोशन मतलब क्या, सिविल विद्रोह, कोई स्ट्राइक हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं टाइड हो गया, टाइड आ गया, कहीं स्टॉर्म तूफान आ गया, कहीं टाइडल वेव, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, लाइटनिंग हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, आग लग गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक यहाँ भी है, और एनी अदर हैपनिंग विच द लाइसेंस कुड नॉट रीजनेबली प्रिवेंट और कंट्रोल। जैसे होता है ना कि मान लो कुछ वैसा रीजन दे दिया कि हाँ कि हम इस कारण से हम अपना जो भी रूल्स रेगुलेशन था वो फॉलो नहीं कर पाए, तो फोर्स मजूरे का डिफिनेशन आता है क्या होता है, मतलब इसका मतलब अप्रत्याशित घटना हो गया, अचानक से कुछ विद्रोह हो गया, हिंसा हो गया, कहीं लाइटनिंग हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, फायर हो गया, तो ये सारा चीज किसके आता है डिफिनेशन में, फोर्स मजूरे के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना सिर्फ कि फोर्स मजूरे क्या होता है, तो ये सारा चीज फोर्स मजूरे के अंदर आता है। अब एक देखते हैं पिलर वाला कहाँ चला गया। ये ध्यान रखना कि माइनिंग लीज मिल गया है, ठीक है ना, माइनिंग लीज उसको पूरा मिल गया है, डीड वगैरह सारा बन गया, अब उसको माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है। तो जो ओनर रहेगा, लीजे मतलब क्या, ओनर सेल कमेंस माइनिंग ऑपरेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज डीड। ये जो लीज अभी 90 days के अंदर लिख के उसको दे दिया था ना कि तुम्हारे नाम पे कर दे रहे हैं, अब तुम माइनिंग करो, तो माइनिंग कम से कम उसको 2 साल के अंदर उसको स्टार्ट कर लेना है। देर आफ्टर मतलब क्या होता है, माइनिंग ऑपरेशन मतलब अगर मशीनरी भी इंस्टॉल वगैरह कर रहा है ना, अगर रोड वगैरह भी बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है रोड वगैरह का, या ट्रामवे वगैरह होता है ना, ट्रैक लाइन वगैरह बिछा रहा है, तो वो सारा भी क्या आता है, माइनिंग ऑपरेशन के अंदर आता है। जिस तरीके से कल पढ़ रहे थे ना, कल बहुत सारा चीज पढ़े थे कि हाँ रेलवे ब्रिज रहेगा तो उसके दोनों ओर 300 मीटर तक सैंड माइनिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, कोई पब्लिक प्लेस रहा, या कोई शमशान घाट रहा, या कोई रिलीजियस स्पॉट रहा, प्लेसेस रहा, तो वहां पे भी लिमिट था। उसी तरीके से यहाँ पे कि कोई भी किसी को भी माइनिंग ऑपरेशन करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम एनी रेलवे लाइन। ठीक है ना, अगर कोई रेलवे लाइन है तो उसके विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर उसको माइनिंग ऑपरेशन करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो रेलवे वाले से परमिशन ले लेता है, एक्सेप्ट अंडर इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस रिटन परमिशन ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न, अगर वो 1989 के तहत जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का डिफिनेशन है, अगर वो लोग से किसी से वो परमिशन ले लेता है, तो फिर माइनिंग का परमिशन मतलब वो माइनिंग स्टार्ट कर सकता है, नहीं तो माइनिंग स्टार्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या हो गया, अगर कहीं रोपवे वगैरह चल रहा है, अभी देवघर में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में सबको पता ही होगा, अगर रोपवे वगैरह के अंदर कहीं काम करना है ना, तो उसके लिए भी उसको जो अथॉरिटी है रोपवे वाले से उससे बात करना होगा, तो ही उसको परमिशन मिल सकता है। और अगर कहीं कोई रिजर्वायर रहा, कैनाल रहा, और कोई अदर पब्लिक वर्क्स रहा या बिल्डिंग रहा, तो उस केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर उस केस में वो माइनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये थोड़ा लिमिटेशन है कि हाँ हम लोग माइनिंग कहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 50 मीटर वाला डाटा यहाँ पे याद रखना। अब बोला जाता है कि जो 50 मीटर का डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो द सेट डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर shall be measured in the case of railway, reservoir और canal horizontally from the outer toe of the bank। जैसे होता है ना, ये क्रेस्ट हो गया, टो हो गया, ठीक है ना, तो आउटर टो मान लो इधर अपना माइनिंग एरिया हो गया, ठीक है ना, ये माइनिंग वाला लीज वाला एरिया हो गया, तो आउटर टो क्या हो गया, ये मान लो बेंच हम बना रहे हैं, पतला ऐसे बना रहे हैं ना, ऐसा बेंच है, ठीक है ना, ये आउटर टो हो गया, ये इनर टो हो गया, तो आउटर टो से डिस्टेंस काउंट होगा। ठीक है, और सेकेंड केस में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ 10 मीटर है, ठीक है ना, अगर विलेज का रोड रहेगा, गांव वाला रोड रहेगा ना,
इंक्लूडिंग कोई एनी ट्रैक सोन इन द रिवेन्यू रिकॉर्ड एज विलेज रोड। अगर कोई गांव वाला रोड वगैरह हो गया है तो उस केस में 10 मीटर तक हम लोग माइनिंग नहीं कर सकते हैं। विद इन 10 मीटर ऑफ द विलेज रोड माइनिंग करना अलाउ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे परमिशन किससे मिला हुआ है, डिप्टी कमिश्नर से या कलेक्टर से या कोई ऑफिसर जो ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसके द्वारा कोई डायरेक्शन वगैरह इशू हुआ है, अगर उसका परमिशन लिया हुआ है तो हम लोग उस केस में माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन विद इन 10 मीटर अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे विलेज रोड का बात आया तो डिप्टी कमिश्नर का बात आया, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है ना, या कलेक्टर से परमिशन रहेगा या कोई ऑथराइज्ड पर्सन से कमिश्नर परमिशन रहेगा तो उस केस में माइनिंग अलाउ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या था कि अगर रेलवे रहेगा तो रेलवे वाला अथॉरिटी से लेना होगा, अगर रोपवे रहेगा तो रोपवे वाला अथॉरिटी से लेना होगा, और अगर कोई पब्लिक रोडवे या पब्लिक वर्क रहा, बिल्डिंग रहा, रिजर्वायर कैनाल वगैरह रहा तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, ठीक है। कल भी एक बाउंड्री के बारे में पढ़े हुए थे ना, आज भी एक बाउंड्री के बारे में पढ़ना है। तो बाउंड्री बना देते हैं, कैसा है होता है। जैसे मान लो ये माइनिंग लीज का एरिया हो गया, ठीक है ना, तो हम लोग को पिलर देना है यहाँ पे। तो कॉर्नर पे भी पिलर रहेगा, कॉर्नर पे अलग पिलर रहेगा, उसका डायमेंशन कुछ अलग है। ये कॉर्नर पिलर हो गया। और ये जो बीच वाला जो पिलर होता है ना, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट पिलर। ये कौन सा पिलर हो गया, बीच वाला, इंटरमीडिएट। ये कॉर्नर पिलर हो गया, और ये हो गया इंटरमीडिएट पिलर, ठीक है। ये डाटा याद रखना। तो इसमें क्या है कि जो डिस्टेंस रहेगा ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पिलर शेल नॉट बी मोर देन 50 मीटर। कि दो पिलर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना, वो कभी भी 50 मीटर से अधिक नहीं होगा, ठीक है ना। कल क्या था, वो 20 मीटर का था ना, जब हम लोग बिहार मिनरल कंसेशन CPTS रूल पढ़ रहे थे 2019, तो वहाँ पे क्या था कि पिलर के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि पिलर के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब पिलर क्या रहेगा, फ्रस्टम शेप का। जैसे मान लो एक बाल्टी बना लो, ठीक है ना, ऐसे बाल्टी होता है मान लो, ये इस पोर्शन से काट दो तो फ्रस्टम जैसा बचेगा। क्या बचेगा, इस तरीके से बचेगा। तो जो पिलर रहेगा, द पिलर शेल बी ऑफ स्क्वायर पिरामिड फ्रस्टम शेप्ड एबव द सरफेस। सरफेस के ऊपर इस तरीके से रहेगा, और सरफेस के नीचे कैसा रहेगा, क्यूबॉइडल, मतलब क्यूब होता है ना, क्यूब से क्यूबाइड बनता है। क्यूबाइड किस तरीके से होता है, घन और घना पढ़ते थे ना हिंदी में यार, वही है। पिलर जो जमीन में जाएगा वो क्यूबाइड के शेप में रहेगा। माचिस का डब्बा क्या होता है, क्यूबाइड होता है। तो उस शेप में, इस शेप का पिलर कहाँ रहेगा, अंदर में रहेगा, और इसके ऊपर ये ऊपर सो नहीं होगा, ठीक है ना। ऊपर में इस टाइप से पोर्शन रहेगा, ठीक है ना, ये पोर्शन रहेगा, और नीचे ये वाला पोर्शन रहेगा क्यूबाइड वाला जो बनाया हुआ है। तो पिलर शेल बी ऑफ है स्क्वायर पिरामिड फ्रस्टम शेप्ड अबव द सरफेस एंड क्यूबाइड शेप्ड बिलो द सरफेस। अपर गमला जैसा फ्लावर वाला, आप बोल सकते हो फ्रस्टम शेप ऊपर में हो गया, नीचे जो जमीन में अंदर घुसा हुआ रहेगा ना, वो क्यूबाइड शेप करेगा, ठीक है ना। प्रत्येक पिलर जो रहेगा वो सेल बी ऑफ है RCC क्या हुआ रहेगा, ठीक है ना, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। अब क्या आता है, डायमेंशन की बात आता है। ये जो कॉर्नर पिलर रहेगा ना, कॉर्नर पिलर, उसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, स्क्वायर बेस रहेगा, तो 0.3 इंटू 0.3 मीटर। और उसका जो हाइट रहेगा टोटल ना,
टोटल हाइट अरे यार कहाँ सब जा रहा है। ठीक है, इसका जो टोटल हाइट रहेगा पिलर का, लाइट कलर हो गया, टोटल हाइट 1 मीटर का होगा। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा 0.7 मीटर जमीन के ऊपर रहेगा, 1.3 मीटर है। ठीक है ना, 1.3 मीटर, जिसमें 0.7 मीटर जमीन के ऊपर रहेगा और 0.6 मीटर जमीन के नीचे रहेगा। ये जमीन के नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ये कॉर्नर पिलर की बात करें। ये जो कॉर्नर पिलर रहेगा, इसका जो बेस रहेगा 0.3 इंटू 0.3 रहेगा, स्क्वायर बेस रहेगा, और टोटल हाइट कितना रहेगा 1.3 मीटर। 1.3 मीटर में 0.7 जमीन को ऊपर रहेगा, 0.6 जमीन में नीचे घुसा हुआ रहेगा। ठीक है ना, और जो इंटरमीडिएट पिलर होगा, ये जो इंटरमीडिएट पिलर हो गया, इसका बेस क्या होगा 0.25 इंटू 0.25, और इसका हाइट कितना होगा 1 मीटर टोटल हाइट होगा। जमीन के ऊपर 0.7 यहाँ भी होगा, लेकिन जमीन के नीचे कितना होगा 0.3 मीटर। और जमीन के ऊपर 0.7 रहेगा तो क्या है, सब पिलर इक्वल हाइट का दिखेगा। ठीक है ना, पिलर जो क्या रहेगा, पूरा पिलर जो रहेगा ना, ये मान लो पूरा पिलर हो गया, तो पूरा पेंटेड रहेगा ये येलो कलर में, ये येलो कलर से पेंट किया हुआ रहेगा। लेकिन टॉप का जो 10 सेंटीमीटर रहेगा ना पिलर का, ये टॉप 10 सेंटीमीटर, वो किस कलर में रहेगा, रेड कलर। ये टॉप 10 सेंटीमीटर जो रहेगा वो रेड कलर का। ठीक है ना, और प्रत्येक पिलर का जो नंबरिंग इस तरीके से किया हुआ रहेगा ना, क्लॉक वाइज में नंबरिंग किया हुआ रहेगा। ये क्लॉक वाइज इस तरीके से हो रहा है ना, जिस तरीके से घड़ी का कांटा घूम रहा है, तो इस तरीके से सब पिलर का नंबरिंग किया हुआ रहेगा, 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है ना, तो क्या है कि ईच पिलर सेल हैव द सीरियल नंबर इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड द नंबर सेल बी इनग्रेव्ड ऑन द पिलर। सभी पिलर में क्या रहेगा, नंबर को छाप देना है एक तरीके से, पूरा एक तरीके से, किसी भी तरीके से नंबर को समझाना है कि हाँ ये 2 नंबर का पिलर है, 3 नंबर का पिलर है, देखने से पता चल जाए। ठीक है ना, ठीक है, ये पिलर का डायमेंशन क्लियर हो गया तुम लोग को। 50 मीटर 10 मीटर कहाँ है वो क्लियर हो गया है, और पिलर का डायमेंशन क्लियर हो गया है। हो सकता है क्वेश्चन कल का भी जो पिलर था ना, यहाँ से पिलर वाले से क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो यहाँ पे जो पढ़ाए हैं 50 मीटर और 10 मीटर वाला, और जो कल पढ़ाए थे 350, वो सारा क्वेश्चन वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, ध्यान देना। इसमें जो टोटल सेक्शन कितना है 70 है। ठीक है ना, टोटल इसमें 70 सेक्शन है, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस क्या आया है ये ध्यान देना। ठीक है ना, 65 नंबर में है।
क्या है कि स्पेशल मान लो ये क्या था कि मिनरल कंसेशन 2016 एटॉमिक मिनरल पे लागू नहीं हो रहा था। पार्ट बी वाला जो मिनरल था, पार्ट ए था माइनर मिनरल पे लागू नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि माइनिंग मान लो कर रहे हैं, माइनिंग हम लोग कर रहे हैं, अब माइनिंग करते करते अचानक से पता चला कि एटॉमिक मिनरल मिल गया है, तो उस केस में क्या करेगा? तो वही यहाँ पे है कि इफ द होल्डर ऑफ ए मिनरल कंसेशन डिस्कवर एनी एटॉमिक मिनरल इन द एरिया ग्रांटेड अंडर कंसेशन, तो क्या करेगा? जैसे अगर उसको कोई एटॉमिक मिनरल मिल गया है ना, तो किसको रिपोर्ट करेगा? डायरेक्टर एटॉमिक, ये जो डायरेक्टर होते हैं किसके? एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जो सेंटर कहाँ है? धनबाद, ये हैदराबाद में है, उसको वो रिपोर्ट करेगा। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन वाला केस है। क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एटॉमिक मिनरल कितना नंबर में दिया हुआ है? वो 65 नंबर में दिया हुआ है। और अगर माइनिंग करते करते कोई एटॉमिक मिनरल मिल जाता है, तो उस केस में जो होल्डर रहेगा, लीज होल्डर रहेगा, वो क्या करेगा? जो डायरेक्टर होते हैं किसके? एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, उनको वो 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ सच मिनरल वो उनको रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, डायरेक्टर किसके? एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के जो डायरेक्टर होते हैं, जैसे मिनरल मान लो आज कर रहे हैं, अचानक से मिल गया एटॉमिक मिनरल, तो आज से 30 दिन के अंदर वो रिपोर्ट करेगा विद इन 30 डेज डायरेक्टर के, ये मिनरल मेरे यहाँ मिल गया। ठीक है ना। और साथ में क्या करेगा? ये जो क्वांटिटीज है, ठीक है ना, कि मान लो डायरेक्टर को रिपोर्ट कर दिया है, अभी की जो क्वांटिटी निकल रहा है, द क्वांटिटीज ऑफ एटॉमिक मिनरल रिकवर्ड इंसिडेंटल टू सच प्रोस्पेक्टिंग या माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जब निकल गया है तो उसको अलग से जमा करेंगे, सेपरेटली स्टेक करेंगे। ये नहीं कि सारा मिनरल निकल रहा है सारे के साथ उसको मिक्स करके रखेंगे, नहीं, इसको अलग से हम लोग सेपरेटली इसको स्टेक करेंगे। और एक रिपोर्ट जो रहेगा वो किसको भेजा जाएगा? सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई। ठीक है ना। और साथ में जो डायरेक्टर होते हैं एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर, अभी जिसको था, उसको भी एक रिपोर्ट जाएगा प्रत्येक 3 महीने में। ठीक है ना, इन एवरी 3 मंथ। ठीक है ना, प्रत्येक 3 मंथ में किसको किसको रिपोर्ट भेजेगा? जो सेक्रेटरी होता है एटॉमिक एनर्जी, और ये जो डायरेक्टर है उसको हर एक 3-3 महीना में, मान लो डायरेक्टर को पहले भी तो वो रिपोर्ट कर दिया 30 दिन के अंदर कि ये मिनरल मिलना स्टार्ट हो गया है, अब जैसे मिनरल मिलना स्टार्ट हो गया तो उसका फिर जो भी उधर से बताया जाएगा, तो फिर हर एक 3-3 महीना में क्या करेगा? कितना क्वांटिटी निकल रहा है वो सेक्रेटरी एटॉमिक एनर्जी को और डायरेक्टर जो है उसको दोनों को भेजेगा। ठीक है ना। एक क्लास आज हम शाम में तुम लोग लेते हैं, ठीक है ना।